चलिए आज एक बहुत बड़े सवाल पे बात करते हैं। भारत की जो हजारों साल पुरानी पांडुलिपियां हैं, वो आज ऑक्सफोर्ड, बर्लिन और पेरिस की लाइब्रेरियों में क्या कर रही हैं? आखिर वो वहां पहुंची कैसे? पहली नजर में तो यही लगता है कि ये सब युद्ध में लूटा गया होगा, है ना? पर क्या वाकई यही पूरी सच्चाई है? या फिर कहानी कुछ और है, जो अब तक हमारी नजरों से छुपी हुई थी? आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो यहाँ पे ना दो अलग अलग कहानियां हैं। एक कहानी है तलवारों की, यानी जबरदस्ती हुई लूटपाट की, और एक दूसरी कहानी है उपेक्षा की, यानी धीरे धीरे हमारी विरासत का हमारी ही नजरों के सामने से खत्म हो जाना और देश से बाहर चले जाना। सच आखिर है क्या? तो इस पूरी पड़ताल का जो निचोड़ है वो ये है कि भारत के ज्यादातर ग्रंथ युद्ध में नहीं लूटे गए, बल्कि वो एक बहुत धीमी और लंबी प्रक्रिया के तहत विदेश पहुंचे। और इसके पीछे वजहें थीं हमारी संरक्षण की व्यवस्था का टूट जाना, प्रशासनिक बदलाव आना और हमारे विद्वानों का यहां से पलायन कर जाना। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि हमारी प्राचीन व्यवस्था कैसी थी, और फिर देखेंगे कि आज ये सब जानना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। ये समझने के लिए कि हमारा ज्ञान बाहर कैसे गया, पहले ये जानना जरूरी है कि उसे सहेजने का, उसे बचाने का हमारा पुराना तरीका क्या था। हमारी प्राचीन व्यवस्था आखिर थी कैसी? देखिए, ये जो सिस्टम था ना, ये कई पिलर्स पर टिका हुआ था। गुरुकुल और मठ सिर्फ पढ़ाई लिखाई के केंद्र नहीं थे, वो बहुत बड़े पुस्तकालय भी हुआ करते थे। मंदिरों और मठों की जो संपत्ति होती थी, उसी से विद्वानों को वेतन मिलता था, छात्रों को स्कॉलरशिप मिलती थी, और सबसे जरूरी काम यानी पांडुलिपियों की नकल तैयार करना और उनका संरक्षण करना, वो भी वहीं से होता था। यहाँ लिखने और याद रखने दोनों परंपराएं साथ साथ चलती थी, जिन्हें राजाओं और समाज का पूरा पूरा सपोर्ट मिलता था। मतलब सीधी सी बात ये थी कि जब तक ये संस्थान मजबूती से खड़े रहे, तब तक हमारे ज्ञान ग्रंथ भी पूरी तरह सुरक्षित रहें। तो सवाल उठता है कि इतनी मजबूत व्यवस्था आखिर टूटी तो टूटी कैसे? चलिए अब उस दौर में चलते हैं जहां संरक्षण की ये जो चेन थी वो बिखरने लगी। इसकी 2 बहुत बड़ी वजहें थी। पहली, भाषा में बदलाव। जब सरकारी कामकाज में फारसी भाषा का इस्तेमाल बढ़ गया, तो संस्कृत में लिखे ग्रंथ राजकाज के लिए उतने काम के नहीं रहे। दूसरी, संस्थानों का कमजोर होना। मंदिरों और मठों की आमदनी घट गई, जिससे पांडुलिपियों की नकल बनाने जैसा सबसे जरूरी काम भी रुक गया। और जानते हैं, जब रखरखाव बंद हुआ तो सबसे बड़ा दुश्मन कोई हमलावर नहीं था, बल्कि वो थी मामूली सी उपेक्षा। नमी, कीड़े और आग, इन सब ने बिना देखभाल वाली पांडुलिपियों को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया। तो इसी उपेक्षा और अस्थिरता के माहौल में हमारे ज्ञान ने, हमारी पांडुलिपियों ने देश से बाहर का रास्ता देखना शुरू कर दिया। आइए समझते हैं कि ये पलायन असल में हुआ कैसे और इसने कौन कौन से रास्ते अपनाए। ये जो पलायन था ना, ये मोटे तौर पर 3 फेज में हुआ। सबसे पहले हमारे विद्वानों ने खुद को और अपने ज्ञान को बचाने के लिए मिथिला, काशी, नेपाल और तिब्बत जैसे सुरक्षित इलाकों की तरफ जाना शुरू किया, और जाहिर है वो अपनी निजी पांडुलिपियां अपने साथ ले गए। फिर 16वीं से 18वीं सदी के बीच यूरोपीय विद्वान और मिशनरी आए और उन्होंने इन ग्रंथों को खरीदना, कॉपी करना या तोहफे में लेना शुरू कर दिया। और आखिर में कंपनी राज के दौरान एशियाटिक सोसाइटी जैसे संस्थानों ने संरक्षण के नाम पर बड़े पैमाने पर ग्रंथ जमा किए और उन्हें यहां से ले गए। चलिए एक ठोस उदाहरण देखते हैं। ऑक्सफोर्ड की बॉडलियन लाइब्रेरी। यहाँ सैकड़ों संस्कृत पांडुलिपियां हैं और उनके रिकॉर्ड साफ साफ बताते हैं कि उनमें से ज्यादातर या तो खरीदी गई थी, या दान में मिली थी, या फिर उनकी नकल तैयार की गई थी। और ये कहानी सिर्फ ऑक्सफोर्ड तक ही सीमित नहीं है। अगर हम बर्लिन और पेरिस के कलेक्शंस को देखें तो वहां भी यही पैटर्न दिखता है। 18वीं और 19वीं सदी में वहां दर्शन, व्याकरण और विज्ञान के ग्रंथों का एक बहुत व्यवस्थित तरीके से संग्रह तैयार किया गया था। एक और दिलचस्प बात यह है कि ये पलायन सिर्फ पश्चिम की तरफ नहीं हुआ। मिथिला जैसे इलाकों से बहुत से विद्वान अपने ग्रंथ लेकर नेपाल चले गए, और उनकी वजह से आज भी नेपाल में कई दुर्लभ पांडुलिपियां सुरक्षित हैं। ये दिखाता है कि ज्ञान ने देश के अंदर भी सुरक्षित ठिकाने खोजे थे। अच्छा, अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सभी के मन में घूम रहा होगा। अगर ये पूरी कहानी उपेक्षा की है, तो फिर नालंदा और विक्रमशिला जैसे विनाशकारी घटनाओं को इस पूरी तस्वीर में कहाँ रखा जाए? हाँ, नालंदा जैसी घटनाएं हुई वो बहुत भयानक थीं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो एक बहुत बड़ी और लंबी कहानी का सिर्फ एक चैप्टर थी। असली समस्या सिर्फ हमला होना नहीं था। असली समस्या ये थी
कि हमले के बाद उस ज्ञान को दोबारा सहेजने और बचाने का हमारा पूरा सिस्टम ही खत्म हो चुका था। और यही इस पूरी बहस का सबसे ज़रूरी पॉइंट है। दावा ये नहीं है कि सब कुछ जला दिया गया था। दावा ये है कि जो कुछ भी बचा था उसे बचाने का कोई तंत्र ही मौजूद नहीं रहा। तो जाहिर है इस थ्योरी पर कुछ सवाल उठेंगे। पहला कि भाई अगर लूट नहीं हुई तो यूरोप में इतने ग्रंथ पहुंचे कैसे? इसका जवाब दस्तावेजों में है। उन्हें खरीदा गया, दान में लिया गया या उनकी नकल तैयार की गई। दूसरा सवाल, तो फिर इसका दोषी कौन है? देखिए, यहां मकसद किसी एक पर उंगली उठाना नहीं है, बल्कि उस पूरी व्यवस्था की विफलता को समझना है जो सदियों तक चली। तो आखिर में ये सब बातें आज के समय में क्यों मायने रखती हैं? इतिहास की इस बारीक समझ का आज हमारे लिए क्या महत्व है? ये कहानी आज इतनी ज़रूरी क्यों है? देखिए, इस इतिहास को समझने से हमें आज के लिए एक रोड मैप मिलता है। हम अपनी संरक्षण की नीतियों को बेहतर बना सकते हैं। हम डिजिटल आर्काइविंग जैसे कामों को प्राथमिकता दे सकते हैं, अपने स्थानीय संस्थानों को और मजबूत कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम इतिहास को सिर्फ हार जीत की कहानियों की तरह नहीं, बल्कि ज्ञान व्यवस्थाओं के बनने और बिगड़ने की कहानी के तौर पर भी देख सकते हैं। तो जैसे ही हम इतिहास को इस नज़र से देखते हैं, हमारा ध्यान किसी को दोषी ठहराने से हटकर कुछ ठोस और रचनात्मक काम करने पर चला जाता है। भारत का ज्ञान एक दिन में खत्म नहीं हुआ, वो धीरे धीरे रिस कर बाहर चला गया। उपेक्षा की वजह से, प्रशासनिक दूरी की वजह से और संस्थाओं के टूट जाने की वजह से। आज सवाल दोष देने का नहीं, बल्कि हमारी विरासत की वापसी और उसके संरक्षण का है।